हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के जो फिजिक्स के फर्स्ट लेसन का लेक्चर चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम कवर करेंगे वैद्युत फ्लक्स। जी हाँ गाइज, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का वैद्युत फ्लक्स। गाइज ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन 3 मार्क या कभी कभी 5 मार्क में भी ठीक है पूछ देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन होता है और ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पर काफ़ी चीज़ें आगे चलकर आप गॉस का प्रमेय या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है इससे कहीं ना कहीं संबंधित रहती हैं। ठीक है, इस पे हम देखेंगे इसका पूरा फुल्ली इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन कर इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं। उसके बाद इसका मात्रक देखेंगे कि इसका मात्रक हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बीमा भी देखेंगे कि इसकी हम बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली एकदम अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, समझाने की मेरी गारंटी है। आप केवल एकदम अच्छे से पूरा ध्यान लगाकर आप इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए चलते हैं गाइज। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अपने नोट्स के बारे में बता दूं। ठीक है गाइज, हम लोग का 15 अगस्त निकट आ रहा है। ठीक है, और 15 अगस्त आप लोग जानते हो ठीक है कि हम मतलब इंडिया, हम लोग के नहीं इंडिया के इतिहास में एक काफ़ी बड़ा दिन है। ठीक है, तो देखिए इस दिन मैंने डिसाइड किया है। अभी पीछे काफ़ी सारे त्यौहार थे, रक्षाबंधन था और शायद हम लोग के मुस्लिम भाइयों का अभी जन्माष्टमी थी और हम लोग के मुस्लिम भाइयों का शायद एक बड़ा त्यौहार शायद ईद की क्या था मुझे याद नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अपनी बहन सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल में था तो सो इस पर कुछ ऑफ़र भी आप लोग को नहीं दे पाया। ठीक है, तो मैं डिसाइड किया हूँ कि आज से यानी 12, 13, 14, 15 और 16 ठीक है, इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में इन डेट पे ठीक है 12, 13, 14 यानी 12 यानी आज से 16 तारीख तक ठीक है मैं अपना जो नोट्स है क्लास 12 का और क्लास 10 का उस पर 10% का छूट दूंगा। जी हाँ गाइस, 10% का। ठीक है, इसको कैसे 10% यानी आप लोग का दाम जो प्राइस था नोट्स का 499 जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे सब्जेक्ट का नोट्स दे रहा था 499 रुपये में। अब इसका आप 10% माइनस कर लीजिए। 10% अगर हम माइनस करते हैं ठीक है तो हम लोग का 49.9 यानी वही 50 रुपये। आपको एक कूपन कोड बता रहा हूँ, देखिए ये कूपन कोड है। ठीक है, ये आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे ठीक है, क्लास 12 वाले हैंड रिटेन नोट्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ नीचे पे नाउ यानी पेमेंट का करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ आपको एक अपना मतलब आपको नंबर और ईमेल आईडी भरना होगा। ठीक है, वो कन्फर्मेशन के लिए कि आपको अंत में मेल चले कि हाँ आपने नीलेश क्लासेस को पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ भरने के बाद आगे जाओगे ठीक है, तो वहाँ आपको नीचे पे नाउ का फिर ऑप्शन आएगा और ऊपर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो कूपन कोड में अब तक तो कुछ था नहीं लेकिन मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, वहाँ आप डालिएगा JAYJHIND जय हिंद। ठीक है, ये डालिएगा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जय हिंद डालिएगा और वहाँ देखिएगा आप लोग का जो 499 रुपये है घटकर आप लोग का 449 रुपये हो जाएगा और वहाँ से आप 449 रुपये केवल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। उसी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स कराया जाएगा जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में आसानी से 80 से 85% मार्क ला सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे नोट्स आपको बाई करना है। ठीक है, और देखिए अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है ठीक है तो आप हमें इस नंबर पे 85 42 86 64 46 ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के 85 42 86 64 46 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, बैंक से भी ये 449 रुपये पेमेंट आप करा दोगे ठीक है तो भी मतलब आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ेगा तभी आपको छूट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं वैद्युत फ्लक्स कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग का है वैद्युत फ्लक्स। देखिए पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स की सबसे पहले डिफिनीशन। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ हम मान लेते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ स्थिर है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स ठीक है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ओके, देखिए मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूँ, देखिए इस इंची के माध्यम से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें मान लीजिए कोई यहाँ मतलब कोई काल्पनिक पृष्ठ है ठीक है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से
कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी काल्पनिक पृष्ठ से। ऐसा नहीं कि काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र हम लोग का इतना है तो मतलब काल्पनिक पृष्ठ से बाहर से भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जाए तो उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए यही हम लोग का, ये देखिए मैंने ये काल्पनिक पृष्ठ लिया है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरे, न कि इसके बाहर से, ठीक है। चाहे हम लोग का वैद्युत क्षेत्र इधर भी है उससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर से, ठीक है, जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी माप ही, उन रेखाओं की माप ही क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। क्लियर है आपको? तो चलिए एक बार मैं और डिफिनीशन बता देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थिर किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ओके, और इसे हम फाई ई से प्रस्तुत करते हैं। देखिए इसको हम फाई ई बोलते हैं। आप इस तरह गोला पार कर इस तरह बीच में डंडी भी खींच सकते हो, लाइक देखो इस तरह, लाइक आप इस तरह से भी इसको फाई को बना सकते हो। अपना अपना बनाने का स्टाइल होता है, इसको फाई ई से बोल सकते हैं। और मैं तो इस तरह शार्ट में बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रस्तुत करते हैं। यह एक अदिश राशि है, यहाँ पे आप ध्यान देना है, यह एक अदिश राशि है। क्लियर है आपको? यह क्या है, एक अदिश राशि है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। और गाइज अभी ये देख रहे हो जो आप स्क्रीन पे, ये अभी ये रफ है, अभी मैं वीडियो बनाने से पहले इसको जल्द लिखा हूँ, ठीक है। नोट्स आप लोगे तो इससे भी मतलब अच्छी क्वालिटी में, और उसमें मतलब एकदम अट्रैक्टिव लिखा गया है, लाइक उसमें कलर पेन का यूज किया गया है जिससे आपको पढ़ने में और मजा आए, ठीक है। तो आप नोट्स तो यार जरूर बाई कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट है तो आप कॉल कर लेना, आपको सैंपल भी दिखा दिया जाएगा। आप सैंपल पहले देख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई चीज़ें कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है। इसे फाई ई से प्रस्तुत करते हैं। यह अदिश राशि है। क्लियर है? यह अदिश राशि है। अब चलिए देखिए, यहाँ देखिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मान लीजिए यह एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ पे आप देख रहे हो कि इधर से हम लोग की वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं और इधर से क्या हो रही हैं कि निकल रही हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। काफ़ी ये मतलब इंटरेस्टिंग बात है। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ वैद्युत जो बल रेखाएं हैं यहाँ पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। तो देखिए जब प्रवेश करती हैं, ठीक है, आप ये याद रखिए, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से, ठीक है, अगर ये यहाँ से बाहर निकल रही हैं तो वो धनात्मक होती हैं, और जब यहाँ से प्रवेश कर रही होती है तो वह ऋणात्मक होती हैं। क्लियर है? तो यदि वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तब वैद्युत फ्लक्स यानी जो फाई ई होता है, ठीक है, वह क्या होता है कि धनात्मक होता है, ठीक है। यानी ये एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक बोले तो एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट में आप ले लो, इंपॉर्टेंट एक बात है, ठीक है, कि अगर वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, ठीक है, तो हम लोग का जो फाई ई होगा वह धनात्मक होगा, और अगर यह अंदर इस तरफ प्रवेश कर रही हो तो वैद्युत फ्लक्स के फाई ई जो होगा वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तब वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई है वो धनात्मक होता है, और यदि वे पृष्ठ में, ठीक है, यानी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हों, ठीक है, तो हम लोग का जो फाई ई होगा यानी वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो ऋणात्मक होगा। क्लियर है? अब चलिए, हमने ये सामान्य सा डिफिनीशन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम मान लेंगे, ठीक है, इसको हम मान लेंगे कि माना कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र, ये हम लोग का मान लीजिए एक असमान वैद्युत क्षेत्र है ई, ठीक है, वेक्टर ई। चूंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि तो इसको हम वेक्टर ई से प्रस्तुत करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र ई में एक काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ आप वेक्टर ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखिए यह एक काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है, ठीक है, एक काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है, ठीक है, जिस पर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, ठीक है। देखिए अवयव क्षेत्रफल हम लोग का डीए है, जिसको हम वेक्टर डीए भी बोल सकते हैं, जिसका मान डीए ही होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये डीए है तो इसको वेक्टर डीए क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए आप इस पर ज़्यादा फोकस मत करते हुए आप इतना समझिए कि डीए को हम वेक्टर डीए लिख सकते हैं, जिसका मान डीए ही होता है, ठीक है। और डीए इस छोटे से अवयव क्षेत्रफल को निरूपित करता है, ठीक है। तो माना कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में या ई में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है जिस पर एक अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए उपस्थित है। ये काल्पनिक पृष्ठ है और इस पर एक अवयव क्षेत्रफल यानी अवयव यानी वही छोटा सा, ठीक है, इसकी अपेक्षा एक छोटा सा, काफ़ी छोटा सा अवयव क्षेत्रफल डीए है, ठीक है। इसको हम वेक्टर डीए भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डीए उपस्थित है। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए।
देखिए मान लीजिए यहाँ अभी आप कहोगे कि ये मतलब ये अवयव क्षेत्रफल वेक्टर डी ए यहाँ क्यों रख रहे हो। चलिए आगे पहले पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, फिर हम मानेंगे, ठीक है, फिर हम मानेंगे कि माना कि वेक्टर डी ए, ठीक है, जो ये वेक्टर डी ए है, ठीक है, तथा वेक्टर ई, यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई, ठीक है, तो वही वेक्टर डी ए तथा वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा है। ओके, ये इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना कि वेक्टर डी ए तथा वेक्टर ई के बीच थीटा कोण है या थीटा का कोण है। ठीक है, थीटा कोण बन रहा है। क्लियर है आपको। तो उसके बाद लिखेंगे इसलिए अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर इसके बीच थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, इससे जो इस अवयव क्षेत्रफल से जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, यानी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम निकालें वैद्युत फ्लक्स, केवल इस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकालें या वैद्युत बल रेखाओं की माप निकालें, ठीक है, तो उसको हम डी फाई ई से परिचित करेंगे। ठीक है, इसलिए अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा डी फाई ई, वो होगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, यानी वेक्टर ई और वेक्टर डी ए यानी अवयव क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई और अवयव क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर ही, ठीक है, होगा जो रेखाएं इस मतलब इससे होकर, जो जितनी भी बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी अवयव क्षेत्रफल से। ठीक है, तो हमने अभी ज्ञात कर लिया कि इस अवयव क्षेत्रफल से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ठीक है, और हमें तो चूंकि संपूर्ण पृष्ठ पे ज्ञात करना है कि इस पूरे पृष्ठ से कितनी गुजर रही हैं, तो देखिए इसी का हम, ठीक है, जब इसी का हम पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे पृष्ठ, जो पूरी पृष्ठ है, पूरा काल्पनिक पृष्ठ है, उसके सापेक्ष, ठीक है, इसका हम समाकलन कर देते हैं, तो हमें पूरे पृष्ठ से, जी हाँ गाइस, पूरे पृष्ठ, जो ये पूरी पृष्ठ है, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की माप आ जाती है। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे यार, मतलब पहले आप ये छोटे से ज्ञात किए फिर उसका समाकलन कर पूरा ज्ञात कर रहे हो, ऐसा क्यों? आप एक ही बार में इस पूरे का नहीं ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए गाइज, मैं देखिए अभी बताना चाहूँगा आपको कि आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे इस एक मैं आपको उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ मान लीजिए इधर मैं 1 2 रेखाएं खींच देता हूँ, इधर 1 2, चलिए वो तो ऑटोमेटिकली 3 हो गई। अब इसमें मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि खानों की संख्या गिनोगे, कितने इसमें खाने हैं, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप एक ट्रिक समझ जाओ कि इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, यानी 3 × 3 = 9। आसान हो गया। मान लो ये छोटा खाना तो आप 1 2 3 4 इस तरह गिन लिए, लेकिन यही काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, तो आप गिनने जाओगे उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। उससे अच्छा ऊपर वाला कितना है नीचे वाला कितना है दोनों का गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह इसका भी लॉजिक है। ठीक है, एक तरह समझ जाओ कि इसी का मतलब ये भी लॉजिक है कि छोटा सा अवयव पृष्ठ रख लो, ठीक है, और कितना भी बड़ा पृष्ठ हो उसका पृष्ठीय समाकलन कर दो, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की माप आ जाएगी। क्लियर है। देखिए इतना डीपली कोई जल्द बताता नहीं है, केवल इस तरह आगे पढ़ाता जाता है, बोल देता है, हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं और बोल दूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से एक बार मैं और बताता हूँ। ठीक है, कि माना कि एक असमान वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक काल्पनिक पृष्ठ रखा गया, ये काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है, ठीक है, जिस पर एक अवयव क्षेत्रफल डी ए, इस काल्पनिक पृष्ठ पर एक अवयव क्षेत्रफल डी ए या वेक्टर डी ए है। क्लियर है, आपको उपस्थित है या वही है। क्लियर है। अब हम फिर मान लेंगे कि माना कि वेक्टर डी ए, क्लियर है, देखिए मान लेंगे कि माना कि वेक्टर डी ए तथा वेक्टर ई के बीच थीटा कोण है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो हम लिख देंगे कि इसलिए अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू, देखिए हम डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम अवयव क्षेत्रफल ले रहे हैं। अवयव क्षेत्रफल, अगर हम यही पूरा क्षेत्रफल लिखते हैं तो केवल फाई ई लेते, लेकिन हम अवयव क्षेत्रफल लिख रहे हैं डी ए, तो इसलिए हम यहाँ डी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये तो हम लोग का ये अवयव क्षेत्रफल, जो हम छोटा सा क्षेत्रफल रखे थे काल्पनिक पृष्ठ पर, उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, यानी उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। क्लियर है। अगर हम पूरे पृष्ठ से निकालें कि पूरे पृष्ठ यानी वही पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होगा, तो इसी के, ठीक है, इसी के पृष्ठीय समाकलन यानी क्षेत्रफल, एक तरह क्षेत्रफल समाकलन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी का हम पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। देखिए इसको इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू डी ए और नीचे ये ए से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है,
इसी को हम इस तरह लिख देंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ी प्रैक्टिस की चीज़ है, थोड़ा शुरू में देखिए कोई भी आप चीज़ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कठिन लगेगा। ठीक है, लेकिन उसी को आप 2-3 बार देखिए, आप ये पढ़ने के बाद आप खुद से इसका डेरिवेशन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी मेरे पेड मेंबर है आप नोट्स में जाकर ठीक है इसे एक बार और पढ़िएगा अच्छे से, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तथा पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। इसको हम सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं या पृष्ठीय समाकलन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा एक और लॉजिक वाली बात है। ठीक है, देखिए वेक्टर ई इंटू डी ए, ठीक है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, आप ये मतलब 11वीं कक्षा में वेक्टर वाला एक लेसन था शायद, ठीक है, आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, कि हटा दिया गया है, शायद हटाया नहीं गया है, हमने देखिए जब पढ़ा था तो कुमार मित्तल वाली बुक पढ़ा था तो उसमें दिया था, लेकिन हम लोग पास आउट कर चुके हैं तो शायद भाई एनसीईआरटी बुक लग रही है, तो एनसीईआरटी बुक में पता नहीं कि दिया है कि नहीं दिया 11वीं कक्षा में, लेकिन ज़रूर दिया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, परंतु वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमने ये शायद पिछले लेक्चर में भी इस पे डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए एक मतलब देखिए वेक्टर एक सदिश गुणन होता है, एक अदिश गुणन आपने पढ़ा होगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इस तरह हम लोग का दिए। इसके बाद छोड़िए, इस माध्यम से मैं समझाता हूँ। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ऐसा कहीं दिया हो, ठीक है, और इसको हम साधारण रूप में बदले तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान देखिए आप सीधे याद रखिएगा कि ए बी, इसमें कास थीटा लग जाएगा। और यहीं पे अगर गुणा रहता कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, तो इसका मान क्या होता? तो देखिए इसका मान आप लोग का हो जाता ए बी साइन थीटा। अगर गुणा रहता है तो साइन हो जाता है, ठीक है, और अगर इंटू रहता है तो कॉस हो जाता है। तो सेम यहाँ देखिए हम लोग का वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी है, तो यहाँ हम लिख देंगे वही कि परंतु वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है आपको? या अगर देखिए कहीं अगर इस तरह से भी दिया हो कि ए बी कॉस थीटा और इसको बोले कि वेक्टर रूप में बदल लिए, तो इसका वेक्टर रूप में मान क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा सेम वेक्टर रूप में, इसका मान वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इस तरह दिया हो कि ए बी साइन थीटा और बोले कि इसको वेक्टर रूप में बदलो, तो इसका वेक्टर में मान, ठीक है, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आप सामान्य रूप में बदलोगे तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसको तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कब साइन थीटा होता है, कब कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फिर अपने आगे के टॉपिक पे। चलिए इसको मैं साइड में करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे कि परंतु वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी कॉस थीटा। ठीक है, ये ई डी कॉस ई डी बोल दे, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा कहाँ से है मैं अभी आपको क्लियर कर दिया। तथा ये देखिए ये सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, संपूर्ण, ठीक है, ये जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रेशन वही मैंने बताया। ठीक है, पृष्ठीय समाकलन है पूरे पृष्ठ के लिए, नहीं जो हम लोग की ये अभी हमने ऊपर देखा है, ये काल्पनिक पृष्ठ पूरी की पूरी ये पृष्ठ, इससे क्या है वो इसके लिए पृष्ठीय समाकलन है। क्लियर है? हम लोग का ये पृष्ठीय समाकलन है, सरफेस इंटीग्रेशन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है आपको? तो वही यहाँ पे लिखा गया है इसके लिए कि परंतु वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, तथा ये वाला जो चिन्ह है संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठीय समाकलन है। क्लियर है? चलिए तब आगे चलते हैं। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा हम लोग का फाई ई इक्वल टू, अब इसके जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देंगे इंटीग्रेशन, इसके जगह हम ई डी ए कॉस थीटा लिख देंगे। क्लियर है? हम क्योंकि इसका मान हम लोग अगर वेक्टर ये तो वेक्टर रूप में है और अगर साधारण रूप में इसको लिखें तो ये हो जाएगा, चूँकि इंटू होता है कास होता है और बीच में अगर गुणा होता है तो साइन होता है, तो इंटू है तो हम लोग का कास हो जाएगा, तो ई डी ए कॉस थीटा इसके जगह हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे काफ़ी सारे टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं और असर देने आगे बढ़ जाते हैं, जिससे लड़कों को समझ नहीं आता है। क्लियर है? अब देखिए, और फिर हम लोग का फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए ई डी ए है। ठीक है, ई और डी ए है, ई डी ए और कास थीटा। अब देखिए जो ई कास थीटा है ना, ई कास थीटा ये डी ए के सापेक्ष स्थिर है, एक तरह से बोले तो कांस्टेंट है। देखिए मैं आपको यहाँ ये समाकलन की चीज़ें देखिए, इंटीग्रेशन में आप जब पढ़ोगे समाकलन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि देखिए साइन एक्स
dx अगर इस टाइप में ये dx वाला पार्ट है, इसी पार्ट में यहाँ ये रहेगा तभी इसका समाकलन होगा। ठीक है, अगर इसकी समाकलन की हम बात करें तो ये cos x, एक फार्मूला ये होता है, ये हो जाएगा। अगर यहीं पे इस तरह दिया रहे कि साइन a, ठीक है, ये साइन है, साइन a dx, तो इसका समाकलन नहीं होगा। देखिए dx के ये बिल्कुल भिन्न है, a है, ठीक है, x के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो एक तरह से यह dx के सापेक्ष यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो यह समाकलन के बाहर रह जाता है, यानी साइन a इंटीग्रेशन dx इस तरह हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी आप लोग देखिए ई कॉस थीटा इस डी के एकदम बिल्कुल विपरीत है। डी के मतलब सापेक्ष एक तरह से बोले तो नहीं है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट है। टीचर केवल यहाँ बोल देते हैं कि ई कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन से, ये नहीं बताते हैं कि क्यों कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर यहीं पे ये देखिए डी है तो यहीं पे कॉस ए रहता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर है, तो ई कॉस थीटा कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट जो होता है आप लोग पढ़ोगे समाकलन में, वो समाकलन से यानी इंटीग्रेशन से बाहर निकल आता है। तो इसीलिए ये ई कॉस थीटा समाकलन से बाहर निकल आया और समाकलन यानी इंटीग्रेशन में हम लोग का डी ए बचा। ठीक है, और ये तो हम लोग का ये सरफेस इंटीग्रेशन को ये नीचे डिनोट कर रहा है, तो हम लोग का अंदर क्या बचा, डी ए बचा। अब देखिए यहाँ भी काफ़ी मतलब समझने वाली चीज़ है। चलिए इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोग का यहाँ क्या आ गया, चलिए एक बार मैं और लिख देता हूँ यहाँ कि फाई ई इक्वल टू हम लोग का आया, ठीक है, ई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी ए और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन ए। ठीक है, अब देखिए इस डी ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस डी ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर 1 इंटू डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान इसी के बराबर होगा और ये हो जाएगा, और इसका मान आप समाकलन में पढ़ोगे, इसका मान आप लोग का जो है 1 इंटू डी ए जो होता है इसका मान ए होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जब समाकलन पढ़ोगे तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। जब अवकलन समाकलन पढ़ोगे ना, ये मतलब एक अवकलन समाकलन का ये एक छोटा सा एक नॉर्मल चीज़ है, आप लोग पढ़ोगे तो एकदम आप लोग को यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप उलझ भी जाओगे। ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आएगा, तो आप केवल इतना समझो कि अगर इंटीग्रेशन डी ए हो, ठीक है, ऐसा हो तो इसका मान आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, या इंटीग्रेशन डी एक्स हो, ठीक है, तो इसका मान एक्स हो जाएगा। क्लियर है आपको, बस इतनी चीज़ें आप लोग को याद रखना है, मतलब इंटीग्रेशन से ये बाहर निकलेगा। तो ये एक सामान्य फार्मूले के अनुसार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये छोड़ दीजिए, केवल आप ये यहाँ मतलब ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, यहाँ कि अगर ये हम लोग का वेक्टर डी ए है तो ये मतलब ये समाकलन हटेगा तो यहाँ पे इसका मान ए होगा। क्लियर है, तो अगर ए होगा तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, अगर ए होगा तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इसका मान ए होगा तो अब हम लोग का फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ये तो हम लोग का पहले से ही था बाहर, और इस पूरे का मान हम लोग का अब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए इसको हम मतलब सजा देते हैं, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, इसको बाहर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं ई ए कॉस थीटा, और यही हम लोग का फार्मूला बनकर आ जाता है वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है, आपको याद रखना होता है, इसी का प्रयोग होता है, इसी का उपयोग होता है आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन लगाते समय। ठीक है, आई होप यहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ी चीज़ें मैं और कुछ समझा देता हूँ। देखिए आप लोग का एक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, यदि समतल पृष्ठ हमने जो माना था, यानी जो काल्पनिक पृष्ठ हमने अभी लिया था, ठीक है, इधर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही थी और इधर निकल रही थी, तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि यदि, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अगर बाहर निकल रही हैं, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो हम लोग का जो ये फाई ई होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, जो फाई ई होगा यानी वैद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा, और यदि वे पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, यानी यहाँ ये प्रवेश कर रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा ऋणात्मक होगा। ये हमने एक चीज़ देखा था, लेकिन यहाँ एक और चीज़ देखेंगे। देखिए अगर ये हम लोग का यह मतलब जो है यह पृष्ठ है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, यदि समतल पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हों, ठीक है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो ये समतल पृष्ठ है हमने अभी देखा था वैद्युत क्षेत्र ई के, अगर क्या हो, अभिलंबवत हो, यानी थीटा हम लोग का क्या हो, अभिलंबवत कहने का मतलब कि अर्थात थीटा मीन्स जीरो। ठीक है, थीटा जीरो हो, तो जब हम यहाँ पे ई ए कॉस थीटा में जीरो मतलब ई ए
कॉस और थीटा का जगह पे, चूँकि यहाँ थीटा है, ये हम लोग का थीटा है, तो थीटा की जगह पे हम लोग का 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यानी 0 अंश। तो हम लोग का मान क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि काश 0 अंश का आप सब लोग जानते हो, ठीक है, कि मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग का अगर यदि समतल पृष्ठ से, ठीक है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत हो, तो हम लोग का जो फाई ई का मान होगा वो ई होगा। चलिए इसको छोड़ देता हूँ, ये तो न्यूमेरिकल लगाते समय आप लोग को ये थीटा दिया रहता है, तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए केवल ये याद रखिए कि लंबवत हो, ठीक है, वही अभिलंबवत हो तो उसका मान ये होगा, ठीक है। और यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समानांतर हो, तो समानांतर हो तो थीटा बराबर 90 अंश, और थीटा यानी कास 90 अंश, और कास 90 अंश यहाँ रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। कास 90 अंश का मान 0, और इस पूरे में आप गुणा करोगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा, यानी फाई ई इक्वल टू आप लोग का 0 हो जाएगा, ये होता है। अब चलिए इसकी थोड़ी हम बीमा देख लेते हैं, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको एग्जाम में लिखना भी नहीं होता है, मैं बाहर से समझा दिया, ठीक है। इतनी जो चीज़ें यहाँ तक मैं बताया, आपको एग्जाम में यहाँ तक डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसकी हम बीमा निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम इसका सबसे पहले इसका मात्रक निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बीमा निकालते हैं। चलिए इसका हम मात्रक निकालते हैं, मात्रक इसका कैसे देखेंगे, ठीक है। देखिए मात्रक आप सब लोग जानते हो कि फार्मूले के अनुसार ही निकाला जाता है, ठीक है। तो हमने अभी फार्मूला देखा, देखा इसका ई ए कॉस थीटा, कहीं थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो इस टाइम सभी लोग घर पे हैं, ठीक है, मैं भी घर पे हूँ, तो देहात आप समझ सकते हो, चलो छोड़ो उस पर, ठीक है। देखो मात्रक हम लोग का ई ए कॉस थीटा, अभी हमने हम अभी फार्मूला निकाले ई ए कॉस थीटा, इसी के अनुसार हम ये जो मात्रक है इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए चूँकि कॉस थीटा तो ये हम लोग एक तरह से बोले तो कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं, इसको हम मतलब मात्रक के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए ई हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, ठीक है, उसका मात्रक लिखेंगे और ए का मात्रक लिखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक हम लोग जानते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है, हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है पीछे के लेक्चर में जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पढ़ रहे थे। तो देखिए इसका मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए हमने पढ़ा था ई इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, ठीक है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो, तो एफ यानी हम लोग का न्यूटन, ठीक है, यानी बल का मात्रक न्यूटन, और बता क्यू यानी आवेश का मात्रक कूलाम, तो सी, ठीक है, यानी न्यूटन बटा कूलाम, यानी इसी को हम न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं। यानी हम लोग का जो ई था इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, यानी न्यूटन बटा कूलाम भी हम प्रति को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए इंटो, ये इंटो है ये यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम मीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, मीटर को चलिए एम से डिनोट कर देता हूँ, आप द्रव्यमान मत समझिएगा, यहाँ मीटर है, इसको इस तरह चलिए लिख लेता हूँ, न्यूटन बटा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया हम लोग का मात्रक किसका, फाई ई का, ठीक है। अब चलिए इसको हम मतलब अच्छे से बदल लेते हैं। देखिए न्यूटन बटा कूलाम है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ठीक है। देखिए इसको आप लोग सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं न्यूटन, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम है तो ऊपर जाएगा तो प्रति हो जाएगा कूलाम, ये मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम फाई ई का, या ये ऊपर जाएगा तो यहाँ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम -1, इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो दोनों सही है। -1 का मतलब ही होता है बट्टा या प्रति, क्लियर है। अब प्रति लिखोगे तो ये -1 हट जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि फाई ई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम घाते -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसी के आधार पे हम इसकी बीमा ज्ञात कर लेते हैं, इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। बीमा भी निकालना काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसी के आधार पे हम बीमा अब निकालेंगे, इसका मात्रक जो निकला, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग का न्यूटन है इंटू मीटर स्क्वायर है बटा कूलाम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम न्यूटन की देखते हैं बीमा, न्यूटन यानी बल, और बल की बीमा हम जानते हैं कि mLT घाते -2 होती है, इंटू मीटर स्क्वायर है, चूँकि अगर मीटर रहता है तो इसकी बीमा L होती, और मीटर स्क्वायर है तो इसकी बीमा L स्क्वायर होगा, क्लियर है आपको। अब देखिए बटा, ठीक है, कूलाम यानी वही हम लोग का आवेश, और आवेश की बीमा हम लोग जानते हैं कि 80 होता है,
ए इंटू टी होता है। ठीक है, इस सारे को कोष्टक में रख लेते हैं, इसको अलग कोष्टक में रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए एम हम लोग का एम कहीं नहीं है, नीचे भी नहीं है, तो इसको केवल मैं एम रहने देता हूँ। ठीक है, एल देखिए यहाँ एल है और इधर ये एल है। अब देखिए इन दोनों में गुणा होगा तो एल यहाँ 2 घात यहाँ 1 घात यानी एल घाते 3 हो जाएगा। क्लियर है, एम एल टी घाते -2 है और नीचे भी यहाँ देखिए टी है, तो ये नीचे से टी अगर ऊपर जाएगा तो टी घाते -1 हो जाएगा और टी घाते -2 पहले से ये और दोनों में गुणा होगा तो टी घाते -3 हो जाएगा, यानी टी घाते -3 हो गया। और ये ए नीचे है और ये कहीं नहीं है तो ये ऊपर जाएगा तो केवल ए -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का बीमा किसका, फाई ई का, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई की बीमा हो गया एम एल क्यू, यानी एम एल घाते 3 टी घाते -3 ए घाते -1। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बीमा होती है। ठीक है, और अगर हम इसी यहीं पे अगर हम एम के स्पत्ति में अगर वैद्युत फ्लक्स का यानी सी जी स्पत्ति में हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देख लें तो इसी के आधार पे किग्रा, ठीक है, किग्रा मीटर क्यू, ठीक है, मीटर क्यू, ठीक है, उसके बाद सेकेंड का घात -3, ठीक है, और उसके बाद एम्पियर घाते -3 ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे हम एम के स्पत्ति में इसका मात्रक लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप केवल यहाँ तक ये याद रखिएगा कि फाई ई जो है, ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलाम होता है। ठीक है, जिसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम घाते -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके बदलने के अनुसार है। और जो इसकी बीमा होती है वो होती है एम एल क्यू टी घात एम एल घाते 3 टी घाते -3 ए घाते -1। ठीक है, एक बार मैं और यहाँ साफ से लिख देता हूँ, एम एल घाते 3 और उसके बाद टी घाते -3, ठीक है, यानी 3 और ए घाते -1। ये हो गई आप लोग की बीमा किसकी, फाई ई की, वैद्युत फ्लक्स की। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पूरा अच्छे से इसका डेरिवेशन पढ़ा, उसके बाद इसका मात्रक और इसका बीमा निकाला। ठीक है, और चलिए एम के स्पत्ति में भी मैं इसका मात्रक लिख देता हूँ, कहीं सद्दा जगह है। ओके, देखिए अगर एम के स्पत्ति में हम मात्रक देखें, ठीक है, इसका तो देखिए बीमा के अनुसार ही लिखते हैं। और अभी हमने बीमा देखा कि एम एल घाते 3 टी घाते -3 और ए घाते -1 आया। इसी के आधार पे हम इसकी ठीक है एम के स्पत्ति में हम मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, अगर एम के स्पत्ति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखें तो एम है, एम यानी किग्रा, किग्रा को ये डिनोट करता है, तो किग्रा। ठीक है, इंटू एल है, तो एल चूँकि हम जानते हैं कि मीटर को डिनोट करता है तो मीटर। ठीक है, और घाते 3 है तो घाते 3, फिर इंटू और टी यानी टाइम, टाइम चूँकि वही सेकेंड तो सेकेंड, और घाते -3 है तो घाते -3 और इंटू ए क्या है, ए एम्पियर है, वैद्युत धारा एम्पियर, तो इसको हम एम्पियर लिख देंगे। और घाते -1 है तो घाते -1। ये एम के स्पत्ति में वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया आई होप सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, एकदम सारी चीज़ें एक एक चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से बाई कर सकते हैं। ठीक है, या इस कोई ज़्यादा परेशानी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बस रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो बस टाटा बाय बाय।